हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो पोएम को। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और ये पोएम आपके क्लास 10 सीबीएसई का सेकंड चैप्टर है, या आप इसे फर्स्ट चैप्टर के साथ में पोएम कह सकते हो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ स्नो के साथ साथ आपकी दूसरी जो पोएम है फायर एंड आइस वो भी लिखी है, और उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम इस पोएम के साथ साथ इसकी मीनिंग देखेंगे, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देखेंगे, इस पोएम की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर क्लास 10th एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर अबाउट द पोएट। किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले, किसी भी कविता को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी बहुत जानकारी उस कविता के कवि के बारे में या फिर पोएम के पोएट के बारे में होनी चाहिए। पोएट के बारे में हम जानकारी या फिर इंफॉर्मेशन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम और हु रोट दिस पोएम। तो इसके लिए हम चलो देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, मतलब अभी तक हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे थे और यहाँ पे हमें एक नया उनका एक मिडिल नेम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पता चला। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इज द फुल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और यहाँ पे आगे इनका ड्यूरेशन भी है 1874 से 1963 तक। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ड्यूरेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये भी कि ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, वो अमेरिकन पोएट थे। नेक्स्ट, हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड। आप देख रहे हो वो अमेरिकन पोएट थे, बट उनका जो इनिशियल शुरुआती काम था वो कहाँ पब्लिश हुआ? इंग्लैंड में। एंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो भी इनका वर्क था, इनकी राइटिंग्स, इनके पोम्स, इनके स्टोरी थी, वो यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश ना होके सबसे पहले कहाँ पब्लिश हुए थे? इंग्लैंड में। फ्रॉस्ट वॉज ऑनर्ड फ्रीक्वेंटली, तो फ्रॉस्ट को कई बार ऑनर किया गया, कई बार उनका सम्मान किया गया उनके लाइफ टाइम में, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। एंड ही इज द ओनली पोएट, वो सिर्फ इकलौते पोएट थे जिन्होंने 4 बार पुलिट्जर प्राइज जीता। ही रिसीव 4 पुलिट्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री। ना कुछ बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा या फिर उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पुलिट्जर प्राइज होता क्या है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, पुलिट्जर प्राइज है, इट इज अ अवार्ड। ये एक अवार्ड है, और इसे क्यों दिया जाता है? फॉर द एक्सीलेंस इन न्यूज़पेपर जर्नलिज्म के लिए, लिटरेरी अचीवमेंट के लिए, या फिर म्यूजिकल कंपोजिशन के लिए इस प्राइज को दिया जाता है। इसे कौन सी कंट्री देती है? इसे यूनाइटेड स्टेट्स देती है, और इसे प्रेजेंट करती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और फर्स्ट अवार्ड जो था वो 1917 में दिया गया था। पुलिट्जर प्राइज के बारे में ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए थी, जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए आपको लिखना जरूरी नहीं है, बट एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। डस्ट ऑफ स्नो इंट्रोडक्शन। The poem Dust of Snow by Robert Frost is a simple and short poem, yet with a deeper and larger meaning. You will see that this poem is very simple. It means it's not very hard or difficult. It's an easy poem, and it is short also. It has only 8 lines or 8 sentences in it. Yet, but this poem is with a very larger and deeper meaning. Means ये poem एक easy poem है, छोटी poem है, लेकिन इसका meaning बहुत ही larger perspective रखता है, बहुत ही deep meaning रखता है. The poet explains how an act as petty as experiencing snow on one's body can brighten one's day up. पोएट यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि एक छोटा सा एक्ट, स्मॉल एक्ट, एज पिटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो, मतलब कि एक छोटा सा एक्ट जो जैसे कि अपनी बॉडी पे स्नो को एक्सपीरियंस करना आपके पूरे के पूरे दिन को किस तरीके से ब्राइट कर देता है, आपका मूड चेंज कर देता है। आप सैड मूड में होते हो लेकिन आप फ्रेश फील करने लगते हो। सो दिस एक्ट मेड हिज डे ब्राइटन एंड इट लाइटन अप हिज मूड ऑल्सो.
The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So you can see in this image a crow is sitting on the branches of this tree. This tree is hemlock tree and it is poisonous tree. It is a poisonous tree. So this crow, the way a crow shook down, shook means made a quick movement. So this crow made a quick movement on this branch. The sitting of this crow made a quick movement. शुक डाउन, शुक का मीनिंग है शेक का ये सेकेंड फॉर्म है और शुक का मतलब होता है क्विक मूवमेंट, किसी भी चीज में थोड़ी सी हलचल. सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी यहाँ पे पोएट है और इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो पार्टिकल, ये जो आप डस्ट देख रहे हो, ये स्नो पार्टिकल्स किसके ऊपर गिर जाते हैं, पोएट के ऊपर. और ये कहाँ से गिरते हैं, फ्रॉम दिस हेमलॉक ट्री. बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको राइम स्कीम के बारे में बताना चाहती हूँ. कोई भी पोएम एक रिदम में लिखी जाती है तो उस रिदम के बारे में हमें क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम. इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप देखोगे इस लाइन में आप लास्ट वर्ड को देखोगे, ये है क्रो. ठीक है, क्रो के आगे आपने ए लिख देना है. इसके आगे आपने फिर सेकेंड लाइन देखनी है, शूट डाउन ऑन मी के आगे आपने बी लिख देना है. ठीक है, अब आगे देखते हैं द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के आगे अब देखो क्रो और स्नो, क्रो स्नो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं. यहाँ पे क्रो के लिए हमने ए लिखा है तो हमने यहाँ पे ए लिख देना है, मतलब जो मैच कर रहे हैं उनके लिए सेम अल्फाबेट आप मेंशन कर दोगे. फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, मी और ट्री एक जैसे हैं बोलने में, तो यहाँ पे मी के लिए हमने बी लिखा तो ये भी बी वाले में आ जाएगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पे राइम स्कीम देखी ए बी. अब यहाँ पे हमने एक बात और देखनी है. आप देखो यहाँ पे जो लाइंस हैं वो कंटिन्यू हो रही हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है. इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, ये है इंजैबमेंट. क्या है ये, इंजैबमेंट. तो इंजैबमेंट के लिए अब हमको आगे के स्लाइड्स में देखना होगा, वहां मैंने आगे मेंशन किया है इंजैबमेंट होता क्या है और उसे हम कैसे समझते हैं. Hemlock tree and crow are signifiers of sadness and gloom. So आप देखोगे क्रो को अच्छा नहीं माना जाता है. आप जब भी क्रो के बारे में बात करते हो तो अक्सर इनऑस्पेशियस होता है, वो बैड ओमेन बताता है. और इसी तरीके से हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होने के लिए अच्छा नहीं माना जाता. सो ओपनिंग सीन में हम देखेंगे क्रो को बताया गया है, हेमलॉक ट्री को बताया गया है. तो हमारा जो पोएट है वो भी सैड मूड में है, वो भी अच्छे मूड में नहीं है. और इस चीज को बताने के लिए इसने यहाँ पे हेमलॉक ट्री और क्रो को मेंशन किया है क्योंकि वो सैड सिनेरियो देना चाहता था पोएम की स्टार्टिंग में. लेट्स सी द सेकेंड स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने ये 4 लाइंस लिखी हैं और इसमें आप देखोगे कि लास्ट में एक फुल स्टॉप है. सो मैं बाद की स्लाइड में एक टॉपिक मेंशन करूंगी या फिर टॉपिक डिस्कस करूंगी, वो है पोएटिक डिवाइसेस. उसमें एक पॉइंट आएगा इंजैबमेंट. इंजैबमेंट क्या होता है, जब भी हमारी लाइंस विदाउट पंक्चुएशन मार्क कंटिन्यू रहती है, तो फर्स्ट लाइन के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सेकंड के बाद नहीं है, थर्ड के बाद नहीं, लास्ट में है, तो ये 3 लाइंस जो है ये इंजैबमेंट में है. और ऐसा ही आप प्रीवियस स्लाइड में अगर देखोगे तो वो फर्स्ट स्टैंजा में भी हमें इंजैबमेंट देखने को मिलता है. तो अभी आते हैं इस स्टैंजा की मीनिंग पर. सो has given my heart a change of mood. Which thing given his heart a change of mood? The act of the crow. एक्ट ऑफ क्रो या फिर डस्ट पार्टिकल का गिरना पोएट के मूड को चेंज कर देता है. हमने इनिशियल फेज में देखा कि पोएट का मूड एक सैड मूड में था. ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड, he was in an awful mood. So has given his heart a change of mood. एक चेंज हो गया, उनके मूड में चेंज हो गया, वो सैड से हैप्पी हो गए या फिर फ्रेश फील करने लगे. एंड saved some part of a day I had rued. So, और इस एक्ट से क्या हुआ, he saved some part of his day. उनका जो बाकी का दिन अभी तक वो रिग्रेट में जी रहे थे या फिर वेस्ट हो रहा था वो बच गया. रूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट या फिर पछतावा होना या कोई चीज बर्बाद हो जाना या अच्छा नहीं होना. सो रूड का मीनिंग है हेल्ड इन रिग्रेट. रिग्रेट मीन्स पछतावा. सो इट सेव्ड सम पार्ट ऑफ हिज डे विच ही हैड ऑलरेडी रूड.
He had already spent his day in a bad mood. ये second last line जो है आपकी, इसका explanation है. He had already spent his day in a bad mood, but the rest of his day was saved by the crow and the hemlock tree. जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंस. तो जनरली क्रो को देख के अच्छा नहीं माना जाता है, और उसी तरीके से हेमलॉक ट्री भी एक अच्छा साइन नहीं है, एक सिंबल नहीं है, वो एक नेगेटिव सिंबल है, नेगेटिव रेफरेंस दिया जाता है इन दोनों के साथ में. बट द पोएट यूज देम ब्यूटिफुली टू पोर्ट्रेट दैट इनऑस्पिशियस थिंग कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू. तो यहाँ पे पोएट ने हेमलॉक ट्री और क्रो दो इनऑस्पिशियस चीजों को मेंशन किया है. क्यों? क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि कोई भी बैड थिंग आपके लाइफ में हैप्पीनेस एंड जॉय लेके आ सकती है. बैड थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू. बच्चों, मैंने आपको राइम स्कीम पहले ही बता दी है कि हमने क्या करना है, लास्ट वर्ड को देखना है किसी भी लाइन को, और उसे इस तरीके से ए बी के साथ मेंशन करते चलना है, जिसके बाद हमें राइम स्कीम पता चलती जाएगी. नाउ कमिंग टू दी पोएटिक डिवाइसेस. फर्स्ट पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन दिस पोएम इज दी एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे. एलिट्रेशन का मीनिंग है किसी भी लेटर या साउंड का रिपीट होना, किसी भी सेंटेंस में लेटर या साउंड का रिपीट होना, और वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है. वोवल नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए. द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर. अकरेंस मीन्स किसी भी चीज का होना, किसी भी एक्शन का होना. सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड. किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स के बिगिनिंग में जो भी साउंड या फिर लेटर यूज हो रहा है, उसका रेपिटेशन ही क्या कहलाता है? एलिट्रेशन. हैज गिवन माई हार्ट. आप यहाँ देख रहे हो एच यहाँ पे और एच यहाँ पे रिपीट हो रहा है. इसी तरीके से सेव्ड सम में एस और एस रिपीट हो रहा है. दैट्स वाई हियर इज द यूज ऑफ एलिट्रेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, दैट इज इंजैम्पमेंट. इंजैम्पमेंट क्या होता है, ये मैंने पहले बताया है कि बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के अगर लाइन कंटिन्यू हो रही है तो वो होगा वो आपका इंजैम्पमेंट. और इस पोएम में आप देखोगे बिल्कुल लास्ट में ही फुल स्टॉप आपको मिलेगा, बाकी सारी लाइंस विदाउट पंक्चुएशन मार्क कंटिन्यू हो रही हैं. सो इट हैज बीन यूज्ड थ्रू आउट द पोएम. सो स्टूडेंट्स, आपने पोएम की मीनिंग समझ ली है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने आपको डिस्कस कर लिया है. तो लेट्स सी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर ऑफ दिस पोएम. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो. यहाँ पे आप जो ये फ्रेज देखते हो डस्ट ऑफ स्नो, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड. पोएट कौन सी ऐसी चीज को मेंशन कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका मूड चेंज हुआ है, एंड हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज. लेट्स सी द आंसर. बट आंसर देखने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आंसर मैंने यहाँ लिखा तो है, पर आप कोशिश करो कि थोड़ा देर सोचो इस आंसर के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, और आप इसे लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे. अब आगे चलते हैं. Dust of snow refers to the tiny particles. Tiny means small particles. तो dust of snow phrase का मतलब है snow particles, tiny snow particles. The particles are so small that poet referred to them as dust. मतलब इतने ज़्यादा छोटे छोटे कण हैं कि उन्हें धूल जैसा poet ने बताया है. The poet was in an awful mood. Awful mood means bad mood. It was not happy. When particles of snow had fallen, मतलब कि जब पोएट के ऊपर dust particles गिरते हैं, he was in an awful mood, he was not happy, but this act, this small act has changed. This changed the poet's frame of mind. Frame of mind means his mindset. His mindset was changed just because of this small act. Instantly, and his day got a lot better. उसका दिन जो था, जो कि ruin हो चुका था, जो कि वो regret में जा रहा था, उसका बचा हुआ बाकी दिन अच्छे से गुजरा. Next question is question number 2. What is a hemlock tree? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine tree? So यहाँ पे ये पूछा गया है आपसे कि hemlock tree क्या होता है, और पोएट ने किसी ब्यूटीफुल ट्री को मेंशन करने के लिए यहाँ पे नहीं कोशिश की है. उन्होंने एक
पॉइजनस ट्री को मेंशन किया है, जबकि वो एक मैपल ट्री या ओक ट्री या पाइन ट्री को भी मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? आंसर इसका क्या हो सकता है, देखते हैं। द पोइट डज नॉट मेंशन अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल, ओक और पाइन बिकॉज ही वांट्स टू इंडिकेट अ सैड सीन। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पोइट एक बैड मूड में है, तो किसी भी बैड मूड को उन्होंने एक सीनिक सीनरी बनानी है, तो उसके लिए एक सिनेरियो क्या होगा, उन्होंने बैड थिंग्स को ही दिखाया है। कोई भी गुड थिंग दिखाएंगे या फिर गुड ट्री को मेंशन करेंगे तो उसकी वजह से वो सिनेरियो नहीं बनेगा। सो जस्ट बिकॉज to make this scenario, he used this hemlock tree, a poisonous tree, and crow. Being poisonous, a hemlock tree is considered bad, and so he refers to it. So, yeah, here are some MCQs, important MCQs for your exam perspective. Let's see. Who is the poet of the poem Dust of Snow? तो इसका आंसर बहुत ही easy है. इसका आंसर है आपका option B, Robert Frost. Why does the poet call it dust of snow? इसका आंसर भी बहुत इजी है, जो कि आप सब इजीली दे सकते हो. Snow particles were too tiny. They are like dust. The poet say of a day I had rued. What is the meaning of the rude? Rude का meaning मैंने आपको पहले ही बताया, held in regret. कि कोई भी दिन उन्होंने, जो दिन था वो उन्होंने regret में बिताया था, वो बच गया था बाकी का दिन. So students, that's all about this poem. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel and keep watching, keep learning. Thank you.